हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। कल हमने गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्न देखे, जैसे कि गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोत, गुप्त काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है, गुप्त काल में कला और तकनीकी का विज्ञान और तकनीकी का विकास, और समुद्रगुप्त को महान सम्राट क्यों कहा गया। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज कल का वीडियो अवश्य देखें। आज हम गुप्त काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल, सबसे पहले हमें आंसर 5 पैरामीटर्स में देना है। पहला प्रस्तावना, सेकंड मैप, थर्ड स्रोत, चौथा जो भी मेन बॉडी है, इसे राजनीतिक दशा या सामाजिक दशा, और फिफ्थ पे निष्कर्ष। 7 मार्क्स या 10 मार्क्स, 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, जिस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है हम वैसा ही आंसर फॉर्मेट करेंगे। यदि 200 वर्ड्स में आता है तो हम परिचय के लिए हम परिचय में थोड़ा बढ़ाएंगे। स्रोत, दोनों तरह के स्रोत, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत, दोनों का वर्णन करेंगे। और इस तरह से यदि 7 मार्क्स में आता है तो हम 2 लाइन में परिचय देंगे। देखिए, गुप्त काल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी, संस्थापक श्रीगुप्त, अखिल भारतीय साम्राज्य का परिचायक। यदि यही आंसर 200 वर्ड्स में लिखना होगा तब हम इसमें लिखेंगे वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत में दे देंगे पुराण, स्मृतियां, चीनी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, मोहरें, मुद्रा इत्यादि। क्योंकि यह अभी मैंने 7 मार्क्स के आंसर के हिसाब से इस आंसर को फॉर्मेट किया है, तो स्रोत हम लिखेंगे प्रयाग प्रशस्त्री लेख, उदयगिरी लेख और सांची अभिलेख। फिर क्वेश्चन के मेन पॉइंट पर आते हैं, जिसमें कि पूछा गया है गुप्त काल की राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा में सबसे पहले व्यवस्था क्या थी? केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसका मुखिया राजा होता था। राजा और इनकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राजा की उत्पत्ति और मंत्री परिषद की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत था, अर्थात वंशानुगत थी। इस मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। हमने देखा है उत्तर वैदिक काल से ही राजा वंशानुगत रहा और दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादक रहा। यह व्यवस्था हमारे ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और अब गुप्त काल में भी निरंतर जारी रही। तथा प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांत, केंद्र में राजा प्रमुख, उसके बाद प्रांत था जिसे भुक्ति कहा गया। इसके प्रमुख उपरिक कहलाते थे, इसके मुखिया उपरिक होता था, और जो कि सामंत होते थे। प्रांत से छोटी इकाई थी जिले, जिसे विषय कहा गया। इसका प्रमुख विषयपति होता था। इसकी सहायता हेतु सार्थवाह और नगर श्रेष्ठी नामक अधिकारी होते थे। प्रांत, प्रांत का जिला, जिला के बाद ग्रामों का समूह हुआ होता था, जिसे वीथी कहते थे। ग्रामों के समूह के बाद सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, जिसका प्रमुख ग्रामिक या महत्तर होता था। ग्राम सभा के अस्तित्व के भी प्रमाण हमें गुप्त काल की राजनीतिक दशा में देखने को मिलते हैं। न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिपति था। दीवानी, फौजदारी दोनों तरह के न्यायालय होते थे। इस तरह से हम अपने आंसर में पहले परिचय, दूसरा स्रोत, तीसरा राजनीतिक दशा, मैप, पाटलिपुत्र राजधानी दिखाएंगे और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखेंगे गुप्त काल के कालांतर में सामंतवाद के उदय। जो सामंत थे, प्रांतों के प्रमुख जो होते थे, उपरिक, ये सभी सामंत होते थे। सामंतवाद का उदय हुआ, जो कि पहले केंद्रीकृत व्यवस्था थी, फिर विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिससे केंद्र का प्रभाव कम हुआ और धीरे धीरे सामंत व्यवस्था मजबूत हुई। राजपूत काल आते आते गुप्त साम्राज्य अनेक छोटे राज्यों में बिखर गया। इस तरह से हम अपना 7 मार्क्स का आंसर पूरा करते हैं। इसी को हम 200 वर्ड्स में पॉइंट का डिटेल करते जाएंगे। आंसर 200 वर्ड में तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुप्त काल की सामाजिक दशा। देखते हैं। वही 5 पैरामीटर्स में हमारा हर आंसर 5 पैरामीटर्स में रहेगा।
बार बार परिचय नहीं लिखूंगी, आपको यहाँ पर परिचय डालना है। कार्यकाल 255 ईस्वी से 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। संस्थापक श्रीगुप्त। और अखिल भारतीय साम्राज्य का परिचायक। 7 मार्क्स के आंसर के हिसाब से मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर आता है स्रोत। सामाजिक दशा है, सामाजिक दशा के स्रोत अलग रहेंगे, जैसे नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, फाहयान का विवरण, सिक्के अभिलेख आदि। ये हमारे स्रोत होंगे, मैप भी बना देंगे। सामाजिक दशा, मेन पॉइंट था सामाजिक दशा। सामाजिक दशा को मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया। 5 से 6 पॉइंट में हम सामाजिक दशा का हर एक काल की सामाजिक दशा का वर्णन करेंगे। उससे पहले आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म था, जो कि महाजनपद काल, मौर्य काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने इसका स्थान लिया। और फिर गुप्त काल आते आते ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म, पहले जैन धर्म का पतन, बौद्ध धर्म का पतन हुआ और पुनः ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। 4 वर्ण में विभाजित था समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम देख सकते हैं, अगर वर्ण व्यवस्था थी तो जाति व्यवस्था भी रही होगी, जो क्योंकि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया, शूद्रों को निचले स्तर का माना गया, तो जाति व्यवस्था कठोर थी। सामाजिक जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। कर्मकांड रूढ़िवादिता ने स्थान ले लिया। ब्राह्मण धर्म है, कर्मकांड होंगे, यज्ञ होंगे, मूर्ति पूजा होगी, रूढ़िवादिता रही। इस तरह से जाति व्यवस्था कठोर थी। अस्पृश्यता निश्चित रूप से रही होगी, छुआछूत की भावना थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, बाल विवाह पर जोर रहा, विधवाओं में को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। जैसे कि हमने देखा था, मौर्य काल में विधवाओं को विशेष परिस्थिति में पुनर्विवाह की अनुमति थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति में और अधिक गिरावट आती गई और पुनर्विवाह की अनुमति नहीं मिली। सती प्रथा का हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। दास प्रथा प्रचलित थी। वेश्याओं का समाज में अपना स्थान था। मंदिरों में देवदासी रखने की प्रथा मौजूद थी। इस तरह से वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, महिलाओं की स्थिति और दास प्रथा, इन 5 पॉइंट में हम अपने सामाजिक स्थिति का वर्णन करेंगे। हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल से लगातार महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती रही। अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार होता रहा। अंत में आते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष, चूंकि गुप्त काल को भारतीय सभ्यता में योगदान के लिए स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, परंतु समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा स्वर्ण युग की संज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यदि स्वर्ण युग था तब इस तरह की छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना नहीं होना चाहिए, लेकिन गुप्त समाज में गुप्त काल में मौजूद थी, जो कि स्वर्ण व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। इस कठोर व्यवस्था के बावजूद गुप्त समाज की विशेषता सापेक्ष सामाजिक स्थिरता थी, जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच भूमिका, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों की में स्पष्ट सीमांकन था। इस तरह हम गुप्त काल की सामाजिक दशा को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गुप्त काल की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। आर्थिक दशा, वही परिचय कब से कब तक रहा, स्रोत क्या थे वह, और मेन पॉइंट है आर्थिक दशा। आर्थिक दशा को भी हम 5 पॉइंट में लिखेंगे, 4 पॉइंट में लिखेंगे। सबसे पहले कृषि व्यवस्था कैसी थी, वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, सिंचाई की व्यवस्था थी जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ हुई, ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान में दी गई, भूमि अनुदान को अग्रहार कहा गया, दान दी गई भूमि को, भूमि सर्वेक्षण का कार्य हुआ, प्रभावती गुप्त के पूर्णाभिलेख में यह प्रमाण मिलता है। यदि हम अपने आंसर को लिखते हैं तो हमें प्रमाण सहित अपने आंसर को लिखना होगा, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कॉपी जांचने वाले अधिक नंबर देने के लिए मजबूर रहेंगे। भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रभावती गुप्त के पूर्णाभिलेख में। ये हुई हमारी आर्थिक व्यवस्था में कृषि की व्यवस्था किस तरह थी। सेकंड पॉइंट आता है व्यापार एवं वाणिज्य।
व्यापार एवं वाणिज्य में सोने के सिक्के जिसे दीनार कहा गया। आंतरिक व्यापार में वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से विदेशी व्यापार जारी रहा। कृषि हो गया, व्यापार हुआ। थर्ड आता है शिल्प और गिल्ड प्रणाली। नेक्स्ट आता है शिल्प एवं गिल्ड प्रणाली। शिल्प उद्योग धातु एवं वस्त्र उद्योग में प्रगति हुई। गिल्ड प्रणाली क्या थी? व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन था जो कि सक्रिय अवस्था में था, इसलिए शिल्प और गिल्ड प्रणाली का विकास हुआ। किसानों की स्थिति में गिरावट आई। बढ़ा हुआ कर और श्रम ने पहले पढ़ा। भूमि अनुदान की प्रथा थी जिससे किसानों की स्थिति में गिरावट हुई, उनकी भूमि को दान कर दिया जाता था, कर अधिक लिया जाता था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई। क्यों? क्योंकि व्यापार और नगरों के पतन के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्व बढ़ा, जिसका प्रभाव किसानों पर पड़ा। निष्कर्ष में लिखेंगे। निष्कर्ष हम लिखते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है गुप्त नरेशों ने अपने पराक्रम द्वारा देश के भौगोलिक अवरोधों पर विजय प्राप्त करके देश में शांति और सुरक्षा की स्थापना की एवं आर्थिक विकास के सुअवसर प्राप्त किए। परिणाम स्वरूप एक सुनियोजित, सुसंगठित एवं उन्नत अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। इस तरह से आर्थिक दशा का आंसर हमारा पूरा होता है। यदि एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल सेम टू सेम इसे लिख कर आइए। निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस हमें पैरामीटर याद रखना है। हर क्वेश्चन के परिचय, स्रोत, मैप, मैन जो मैन बॉडी है वह है, और निष्कर्ष। इन 5 में आप लगातार अभ्यास कीजिए। आप अपने आंसर को फॉर्मेट करना सीखिए अपने नोटबुक पर, तो आप एग्जाम में आपकी हैबिट रहेगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अभी हमने पढ़ा गुप्त काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं गुप्त काल की आर्थिक धार्मिक दशा। देखते हैं धार्मिक दशा। वही परिचय, फायान की फोक युगी से पुराण, स्मृतियां आदि से इस धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। पुराण, स्मृतियां जैसे नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। अब क्वेश्चन के मेन बॉडी पर आते हैं। धार्मिक दशा। धार्मिक दशा में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, मैंने आपको पहले ही बताया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म था उसका पुनः पुनरुत्थान हुआ, और इससे मूर्ति पूजा, कर्मकांड या गादी पर बल मिला। धर्मों का समन्वय हुआ, संप्रदायों का प्रचलन हुआ। वैष्णव और शैव धर्म का प्रचलन था और इनमें समन्वय देखने को मिला। उपाधियां परम भागवत जैसी उपाधियां दी गईं। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदी मिलती है। इससे हमें धार्मिक भावनाओं का पता चलता है। अवतारवाद की अवधारणा थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश यह पुनः अवतार लेते हैं, इस अवधारणा पर बल दिया गया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख एवं बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख में विष्णु स्तुति का वर्णन है। षड दर्शनों की रचना हुई। षड दर्शन 6 हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे प्रमुख मंदिर को हम लिख देंगे। देवगढ़ का दशावतार, कानपुर देहात का भितरगांव मंदिर, मतलब इससे सिद्ध होता है मूर्ति पूजा की कर्मकांड इत्यादि का इत्यादि पर बल था। इस तरह हम धार्मिक दशा का वर्णन करते हैं। धार्मिक दशा में ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, षड दर्शनों की रचना, मंदिरों का निर्माण। फिर लास्ट में हम लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्षता कहा जा सकता है गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था, क्योंकि यहाँ वैष्णव और शैव धर्म का समन्वय देखने को मिला। इसमें बहुधार्मिक समन्वय देखने को मिलता है। इसमें कला, साहित्य और स्थापत्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अद्भुत विकास हुआ। मंदिरों के निर्माण हुए, स्थापत्य कला का विकास हुआ, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा गया। इस तरह हमारा निष्कर्ष पूरा होता है। 7 मार्क्स में आता है। आप इस तरह से आंसर लिख कर आइए। 200 में आता है। इसको ही हम डिटेल थोड़ा करेंगे, परिचय को बढ़ाएंगे, स्रोत को बढ़ाएंगे, मैप बना देंगे, और पॉइंट यही रहेंगे। हमारा आंसर 200 वर्ड्स में भी पूरा हो जाएगा।
नेक्स्ट, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, 2014 का प्रश्न है, 100 वर्ड्स में आया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के परिचय को देखेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट, राजधानी उज्जैन को बनाया। मैप बना सकते हैं, यहाँ पर राजधानी उज्जैन को दिखाएंगे। स्रोत सांची के अभिलेख से एवं विदेशियों के विवरण, फायान इत्यादि आए थे, उनके विवरण से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन के मेन बॉडी पर आते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियां। राजनीतिक विस्तार, नागवंश, वाकाटक और कदम्ब जैसे शक्तिशाली राजवंशों से विवाह संबंध स्थापित किए और राजनीतिक स्थिति मजबूत की। कल मैंने आपको बताया था, नागवंश के कुबेर नाग से इन्होंने विवाह किया था। इस तरह से राजनीतिक विस्तार किया। शकों पर विजय प्राप्त की, पश्चिमी भारत के शकों शक क्षत्रपों को हराकर शकारी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां। कला एवं साहित्य का संरक्षण, नवरत्नों को संरक्षण दिया जिसमें कालिदास, बराहमिहिर इत्यादि प्रमुख रहे। फाहयान का भारत में आगमन हुआ। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख का निर्माण कराया। यह हमारी सांस्कृतिक उपलब्धि हुआ। मुद्रा के विकास में योगदान दिया। स्वर्ण मुद्रा दीनार, रजत मुद्रा रूपक रूपयक का जारी करवाए। इस तरह से हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों को देखते हैं। राजनीतिक विस्तार, शकों पर विजय, सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां, मुद्रा का विकास। 4 पॉइंट पर अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं और अंत में निष्कर्ष। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी सैन्य शक्ति, कुशल कूटनीति और वैवाहिक संबंधों और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। कालिदास कालिदास के अनुसार संसार में हजारों राजा हैं, परंतु चंद्रगुप्त उन राजाओं में ऐसा है जैसे कि रात्रि में सहस्त्र तारों के मध्य चमकता चंद्रमा। इस तरह से हम अपना आंसर कालिदास जी के कोटेशन के साथ पूरा करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।